भोपाल, जहां पर एनडीटीवी का इमर्जिंग बिजनेस कॉन्क्लेव चल रहा है, उससे हम डॉक्टर मोहन यादव पहुंच चुके हैं। डॉक्टर साहब, पापा तो पहलवान बनाना चाहते थे, फिर आपने मेडिकल का एग्ज़ाम भी क्लियर कर लिया, लेकिन दोस्तों ने छात्र संघ का चुनाव लड़वा दिया। फिर आपके पास मौका था अफसर बनने का, वो भी आपने ठुकरा दिया। राजनीति में आए तो पहला विधानसभा टिकट आपने लौटा दिया। आमतौर पर लोग टिकट के लिए झगड़ा करते हैं, ये क्या हो रहा था और आज आप मुख्यमंत्री बन गए? आपने इतने सारे प्रश्नों का एक उत्तर निकालने की बात कर रहे हैं। मनुष्य के भाग्य में जो होता है वो कोई छीन नहीं सकता है, और भाग्य में नहीं है तो कोई दिला नहीं सकता, ये मैं इतना बोल सकता हूँ। पर एक उससे बड़ी बात ये होती है कि धैर्य एक उससे बड़ी चीज़ है। आप अपने मन में ज़रूर सोच के रखिए। मेरा एक उदाहरण देना चाहूँगा। अब वो आप उसको उस तरह से मान लो जैसे मैं फर्स्ट ईयर में आते जॉइंट सेक्रेटरी लड़ा, और जॉइंट सेक्रेटरी लड़ने के बाद जब मुझे मेडिकल का चांस मिल गया, मेडिकल में गया, तब मुझे लगा नहीं, मुझे मेडिकल में जाने के बजाय अपने को प्रेसिडेंट लड़ना चाहिए। तो प्रेसिडेंट लड़ा, प्रेसिडेंट जीता। चुनाव ना जीतने की वजह से होता है। फिर मन में आया कि मैं अपने स्वतंत्र अपनी राजनीतिक यात्रा प्रारंभ करूँगा, और ये नौकरी के अवसर आए, बीएससी की बात, तो वो मुझे नौकरी कोई करना नहीं थी। पीएससी के चेयरमैन थे, मैं जब उन बात कर रहा था तो मैंने वो एक जगह सुना है किस्सा। उन्होंने कहा कि ये आप क्या करोगे, आप पीएससी दे दो। तो पीएससी मैंने क्या होगा, बोले आप अभी मैं आपको डिप्टी कलेक्टर बनूंगा, बाद में प्रमोशन हो गया कलेक्टर बन जाओगे, क्योंकि यूपीएससी की तो बात ही नहीं थी। तो मेरे मुँह से ऐसे ही निकल गया। तो मेरी उम्र तो 25 साल थी। मैंने कहा मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगा कि मेरा पिंड नौकरी लायक नहीं है। ये जिनकी आप बात कर रहे हैं, इनसे बड़े आईएएस तो मेरे हाथ के नीचे काम करेंगे, मेरे कहाँ चक्कर में पड़ रहा हूँ। मैं उस समय उनको बोल तो गया, फिर मुझे तुरंत ध्यान में आया कि ये छोटे मुँह बड़ी बात हो गई। तो मैंने विनम्रता से माफ़ी भी मांगी कि आप मुझे माफ़ करना। मेरा स्वभाव है कि मैं कोई अपने आप को इतना बड़ा नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं मेरे पिंड को जानता हूँ कि मेरे को सर्विस नहीं करना। लेकिन इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल है जो मेरे मन में आ रहा है कि आप आज मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ बैठे हैं, ये कब सोच लिया था आपने कि मुख्यमंत्री बनना? क्योंकि इतनी सारी चीजें जो अभी तो आदि के हुए ना, फिर जब तुमने कहा कि लंबा प्रश्न करा तो मैं उत्तर ही दे रहा था। तो ये उसी प्रकार के था, जैसे मैंने कहा कि मुझे सर्विस नहीं करना है। फिर आपने देखा होगा कि पहले नगर निगम के चुनाव रेगुलर नहीं होते थे, तो मैं अपने घर में चुनाव 16 साल की उम्र जॉइंट सेक्रेटरी, 17 में प्रेसिडेंट वगैरह सब बन गया। फिर मेरे मन में आया कि चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का, तो 90 में मौका आ गया मेरे लिए पार्टी की तरफ से भी, लेकिन मेरी आयु कम हो गई। ये 90 में तो संयोग के साथ था कि 25 साल, मुझे ये मालूम नहीं था कि चुनाव लड़ने के लिए 25 साल जरूरी है। मेरी उम्र 23.5 साल की थी। कोई बात नहीं। फिर मध्यावधि हो गए 93 में, तो उसमें झंझट हो गई। कोई बात नहीं, अब मध्यावधि में जिनको 90 में लड़ाया उनको दोबारा लड़ा दिया। 98 में संयोग ऐसा रहा कि जिनको हमारे यहाँ अधिकांश सीटों पे जिनको 90 और 93 में लड़ाया था उनको रिपीट कर दिया। फिर 2003 का मौका आया, तब मुझे टिकट भी मिली थी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि उसके पहले 93 के बाद से 98, 97 या बाद में, तो मेरे घर में ऐसे मुझे मेरे साथ वाले जितने यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट रहे, अधिकांश पार्षद लड़े। तो उन्होंने कहा कि आप भी पार्षद लड़ लो। मैंने कहा नहीं, मैं पार्षद लड़ने के लिए नहीं बना हूँ। मैं लड़ूंगा तो विधानसभा लड़ूंगा, तो नहीं लड़ूंगा, भले ही जो मर्जी आया करेगा। तो वो खसकते खसकते जब 2003 पे बात आई टिकट की, तो मेरे सब मित्र बोल रहे कि यार तुम बात नहीं समझते हो, अगर हम पार्षद की टिकट छोड़ देंगे तो क्या होगा। मैंने कहा नहीं, मैंने विधानसभा तय कर ली। तो उन्होंने कहा विधानसभा भी आपने छोड़ दिया, अब क्या होगा। मैंने कहा बनूंगा तो विधायक बनूंगा, इस जन्म बनूँ या अगले जन्म में बनूंगा, मुझे मालूम नहीं कब बनूंगा, लेकिन विधानसभा ही लड़ूंगा। तो ये थोड़ा धैर्य भी रखना पड़ता है कि हमको जो करना है वो ही करें, दूसरे चक्कर में पड़े तो फिर कन्फ्यूजन तकलीफ दे देता। अब आप पूछो क्या करें। मैं वही बोल रहा हूँ कि आपने ये कब तय कर लिया था? चलिए वो तो 2023 में आप मुख्यमंत्री बने, लेकिन जैसे कि आपने बताया कि उस वक्त छात्र संघ का चुनाव लड़ा था, तो मेरे ख्याल से अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री रहे होंगे या कोई, तो उनको देखकर कभी
ये सोच लेते कि बनूंगा तो यही बनूंगा। हाँ हाँ, ये तो मैंने बोला ही ना कि मैं इस तरह से अपनी उस ज़िंदगी के उस दौर में ही हमने तय कर लिया था कि अगर आप स्टूडेंट इलेक्शन से आते हो और तकरीबन उसके आसपास, चुनाव के आसपास रहते हो, तो हर एक की इच्छा होती कि मैं रहूँगा। ज़रूरी थोड़ी कि बच्चा सोच ले वो हो ही जाएगा, लेकिन ये तय था कि हमको इस दिशा में बढ़ना है, इसमें कोई परेशानी नहीं। अब मेरा सवाल आ रहा है, मैं रोकना चाहूँगा, 2023 में आपको कब पता चला? हमने देखा था कि आप तीसरी रो में खड़े हुए थे, क्या पहले से कहीं कोई क्यू था, हिंट थी? आप भी राजनीतिक क्षेत्र में पत्रकारिता करते हो ना, आप तो उज्जैन से ही हो। मेरे को 2013 में भी टिकट देने में जो झंझट आई है, उसके पहले से मालूम था कि मैं कहाँ तक का खिलाड़ी हूँ, चिंता मत करो। ज़बरदस्त शॉट मारा है आपने, क्रिकेट की भाषा में बोलें तो। अब आपके मुख्यमंत्री के तौर पर एक सपने की बात कर लेते हैं। देखिए, आपसे पहले शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, उनका सपना था कि खेती किसानी में मध्य प्रदेश अव्वल बने, और पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि मध्य प्रदेश में जो सिंचाई का रकबा है उसमें काफ़ी तेज़ी से इजाफा हुआ और फसल की पैदावार भी बढ़ी है। आपका सपना क्या है? मजबूत किसान, खेती के रूप में प्रदेश बढ़े, बड़े इंडस्ट्रियल हब के रूप में मध्य प्रदेश विकसित हो, या फिर किसी नए सेक्टर में मध्य प्रदेश में उछाल आए और उसकी वजह से रोजगार के नए अवसर पैदा हों? ये फिर थोड़ा कपिल तरफ ले जाना चाहूँगा। मेरे गांव में, मतलब मेरे शहर में, मेरे खेत के आसपास वाले जितने किसान हैं, आज भी मेरे को वो किसान रूप में ही देखते, क्योंकि मैं जब भी मेरे स्कूल जीवन में, कॉलेज जीवन में, कॉलेज के चुनाव लड़ने के बाद तक मुझे सबसे ज़्यादा पसंद थी तो खेती थी। मैं अपनी खेती खुद कराता था, पूरी खेती खड़े रह के करवाना, उसका आनंद लेना, खेत पे रात में रह जाना। हमारी खेती की तरफ नदी थी, रास्ता नहीं था, तो रात को 12 बजे भी नदी कूद के पार कर लेना। कई बार जानवर को लाने ले जाना हो तो पुल नहीं होने के कारण से जानवर इधर उधर नहीं चले जाए तो उनके साथ तैर के बाहर आना, ये सब मामूली बात थी शुरू से मेरी खेती का। इसलिए मैं खेत में तो किसान के रूप में तो जीवन मेरा अपना वहीं से प्रारंभ हुआ। खेती करते करते दुकान खोली या बाकी बिजनेस करे, खेती को कभी अवॉइड, तो किसान तो आगे बढ़ना ही चाहिए। खेती किसानी के आधार पर लोगों की, आप इंडस्ट्री में कितने लोगों को लगा लोगे, लेकिन खेती और पशुपालन के आधार पे तो आप घर घर तक अपने काम से लोगों को लगा सकते हैं। इसलिए हमने अपनी सरकार के आते ही हमने कहा कि अगर हमारी 44 लाख हेक्टेयर रकबे में सिंचाई हो रही है तो 44 लाख हेक्टेयर को बढ़ा के 100 लाख हेक्टेयर तक डबल से ज़्यादा करने वाले हैं खेती किसानी के लिए हमारे राज्य के अंदर। हमने ये संकल्प लिया और उसके रिजल्ट भी आ रहा है। आप देखो, नदी जोड़ो अभियान 1, 2 नहीं 3 राज्यों के साथ सबसे पहले हमने कर लिया। और आप रकबा देखो तो ध्यान में आएगा कि 44 लाख हेक्टेयर में जहाँ सिंचाई हो रही थी 1956 से लेकर 2003 तक केवल 7.5 लाख हेक्टेयर थी। ये 7.5 लाख हेक्टेयर तो हमने एक साल में अभी कर दी मध्य प्रदेश में, क्योंकि जब हमको 100 लाख तक जाना पड़ेगा तो हमको उतनी स्पीड से बढ़ना पड़ेगा। हाँ, लेकिन इंडस्ट्री पर भी आपका है ना, मैंने इसलिए कहा कि वो खेती भी, पशुपालन भी, अब फूड प्रोसेसिंग पे आते हैं। हमारे यहाँ होने वाली फसलों का केवल 5% फूड प्रोसेसिंग में होता है, 95% हमारी फसल रॉ मटेरियल के रूप में ऐसे ही रह जाती। तो हमने कहा इसकी प्रोसेसिंग करा करके फसलों के उचित दाम दिला करके, चाहे फल फूल हो, सब्जियां हो या फसल हो, सभी क्षेत्रों में प्रोसेसिंग के लिए यूनिट लगा करके अधिकतर हमारे किसानों की ज़िंदगी बेहतर करना। फिर जैसे कॉटन, तो कॉटन हमारा कोयम्बटूर, तमिलनाडु या दूर जाता है, तो कॉटन से यहीं धागा बने, कपड़ा बने, रेडीमेड गारमेंट्स की वो अपनी इकाइयाँ निर्यात करे। तो इससे कई कामों को एक साथ चालू किया और 1 साल के अंदर आपने देखा ही होगा कि बड़े पैमाने पर पूरे प्रदेश का नया बिल्कुल। मेरा अगला सवाल उसी से रिलेटेड था कि पहले तो बड़ा GIS ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होता था, तामझाम के साथ होता था। आप ये रीजनल के अलावा भी आप भी देखिए, कभी एक सप्ताह ऐसा खाली नहीं जा रहा है जब मैं किसी न किसी इंडस्ट्री का शुभारंभ, भूमि पूजन या MOU नहीं कर रहा हूँ या इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के साथ खड़ा नहीं दिख रहा हूँ, लगातार ये चल रहा है।
अभी आज 1 तारीख है, परसों 3 तारीख को दिल्ली में अपने पीएम मित्र पार्क के लिए वापस एक बड़ा हमारा गारमेंट्स का हब और कपड़ा बनाने का एक बड़ा पार्क बनाने वाले हैं। ये पीएम मित्र पार्क देश के अंदर सबसे पहले हमारा भूमि पूजन होने वाला है। नहीं तो ऐसी कौन सी चीज है जो इन्वेस्टर को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब एक चुंबक आप मध्य प्रदेश को कैसे बनाएंगे उसको? देखिए, ये कई सारे हमने सुधार भी किए हैं और कई सारी हमारी अच्छाइयों को जनता के बीच परिचित भी कराया। जैसे हमारा लैंड बैंक बहुत अच्छा है, देश भर में इंडस्ट्रियों के लिए लैंड नहीं मिलती है। हमारे पास हमने सरप्लस बिजली हमारे लिए है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बहुत अच्छा है, देश के मध्य में भी हम हैं। फिर हमारी कई सारे कानूनों को हमने बदला है। 29 प्रकार की पॉलिसियाँ होती थी, हमने केवल 10 प्रकार की परमिशन रख दी है, मतलब 29 प्रकार की परमिशन लगती थी। 18 नई पॉलिसियाँ ले आए कि भाई जरूरी नहीं कि हर एक को ये पॉलिसी इतनी सरल है कि आप कोई भी इसका लागू कर सकता है। इससे कई प्रकार के आकर्षण खड़े करें जिसके बलबूते पर बड़े पैमाने पर देश के, प्रदेश के और दुनिया के लोग निवेश करने हमारे यहाँ आ रहे हैं। जी, लेकिन डॉक्टर मोहन यादव जी, एक समस्या है मध्य प्रदेश के साथ, लैंडलॉक स्टेट है, तो जो मौके होते हैं लोगों के पास आमतौर पर वो कम हो जाते हैं, क्योंकि जो पोर्ट टाउन होते हैं या पोर्ट सिटी होती हैं, पोर्ट स्टेट होते हैं, वहाँ पर मौके ज़्यादा होते हैं। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के ज़रिए लोग नए वेन्यूज़ को तलाशते हैं। हमारे पास मध्य प्रदेश के पास बहुत सारी क्रॉप है, सप्लाई चेन नहीं है, लेकिन और सप्लाई चेन नहीं होगी तो फिर ऐसी सूरत में जो एक्सपोर्ट है वो भी प्रभावित होता है और लैंडलॉक स्टेट होने की वजह से इसका सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। देखिए, इस चीज़ को हम गौर करके जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ रही है वैसे करते जा रहे हैं। जो हमारे पास प्लस है वो हम उसका लाभ ले रहे हैं, जो हमारे पास अभी गुंजाइश है इसकी तो इस तरह से हम उसको मदद कर रहे हैं। जैसे मैंने आपसे कहा है कि अगर हमारा कॉटन मध्य प्रदेश से उठ करके कोयम्बटूर में धागा बनता, कपड़ा बनता है, तमिलनाडु में तो कोई कॉटन होता नहीं, तो वो हमारे कॉटन पे अपनी यूनिट चला रहा है। तो हमने कहा वो लेबर को हमने 5,000 रुपये प्रति लेबर हमने हमारे यहाँ उनको यूनिट खड़ा करने के लिए अलग से लाभ दे दिया। जैसे मैं अभी बीच में जोधपुर गया था, अब जोधपुर का फर्नीचर क्लस्टर दुनिया भर में प्रसिद्ध है और हमारे यहाँ इमारती लकड़ी मतलब ज़बरदस्त है मध्य प्रदेश में। सागौन की लकड़ी, साल की लकड़ी फर्नीचर के लिए अद्भुत है। मैं जब जोधपुर गया मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि जहाँ वो हजारों करोड़ का निवेश करते हैं, लेकिन जो निर्यात करते हैं वो निर्यात करने में जो फर्नीचर की लकड़ी बनाते हैं, मैंने उनसे कहा कि आप आइए हमारे मध्य प्रदेश में, हम आपको सब लकड़ी वगैरह उपलब्ध करा देंगे, आप वहीं से बनाइए। तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ ज़मीन थोड़ी महंगी है, बिजली वगैरह, तो हमने कहा ये सब की छूट दे देंगे, वहाँ आ जाओ लकड़ी भी आपको देंगे। तो उन्होंने कहा लकड़ी कौन सी? हमने कहा हम तो सागौन की। अब बोला हम तो आम और बमूल से बना के भेज रहे। तो मुझे तो पहली बार आश्चर्य लगा कि आम बमूल की लकड़ी से हमारे यहाँ फर्नीचर कोई लेगा नहीं, लेकिन वो आम बमूल का फर्नीचर अच्छा बना रहा है। तो हमने कहा आम बमूल तो हमारे यहाँ ऐसे एक तरह से फ्री के भाव में है हमको, चूँकि जो एक तरह से सबसे अच्छी जो लकड़ी वो भी उपलब्ध है, वो तो बहुत हल्का माल है जिसको कामन रूप से आम रूप से मिल जाएगी। तो लेकिन ऐसे हर सेक्टर को हम आइडेंटिफाई करके जहाँ के अच्छे एक्सपर्ट लोग हैं उनको हमारे यहाँ जोड़कर हमारा जो रॉ मटेरियल है उसका बेहतर से बेहतर उपयोग हो, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। सिंहस्थ को लेकर के क्या आपकी योजना है, क्योंकि वो तो आपके गृह नगर में ही होना है और उसमें जिस तरह से हमने यूपी में देखा था कि उसका प्रचार इतना हो गया कि लोग ज़्यादा आ गए और सुविधाएं कम पड़ गई, और उज्जैन तो प्रयागराज से थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है, तो वो कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए? देखिए, सिंहस्थ अभी तक के जितने मेले भराए उन सबसे अच्छा भरेगा, ये पक्का बता सकता हूँ। इतना प्रबंधन हमने कर दिया। इसका इस तरह से आंकड़ा समझ लीजिएगा, लास्ट ईयर के टूरिज्म डिपार्टमेंट के रिलीजियस टूरिज्म के आंकड़े देख लेना, अकेले एक साल में हमारे उस स्थान पर पूरे देश के तिरुपति बालाजी, शिरडी के साईं बाबा, वैष्णो देवी, सारे आंकड़े निकाल लो, सबसे बढ़कर 7 करोड़ यात्री अपने उज्जैन आए हैं। ये अपने आप में आंकड़ा बताता है कि आप अपना 12 साल का इंतजार मत करो, प्रबंधन इतने अच्छे हो जाए कि पूरे साल ही आवागमन इतना बड़ा हो जाए। तो हम वो सारे प्रबंधन स्थायी रूप से कर रहे हैं जिसके आधार पर पूरे साल आकर्षण बने। और केवल उज्जैन नहीं, हमारे पास चित्रकूट भगवान राम ने 11 साल गुजारे हैं,
सलकनपुर की मैयर, कटनी की माता जी, मैहर की माता जी, हमारी दतिया पीताम्बरा पीठ, नलखेड़ा, हमारा राजा राम का ओरछा, ऐसे 13 लोक अलग अलग जो बनाए जा रहे हैं। तो धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देकर, और केवल धार्मिक पर्यटन पर हमारे धार्मिक वो केंद्र नहीं, उनसे प्रदेश और बाकी सेवा की गतिविधि कैसे चले, इस सब पे भी हम काम कर रहे हैं। लेकिन शिप्रा शुद्धिकरण हमेशा से एक बड़ी चुनौती रही है। हमने तो देखा है आपको कि आप खुद फावड़ा और तगारी लेकर के उधर जाते थे, अब तो आप सीएम हैं, तो क्या कुछ बड़े की उम्मीद करें, कोई रिवर फ्रंट या उससे भी बड़ा कुछ? आप आखिरी बार कब उज्जैन गए थे? मैं अभी पिछले हफ्ते ही। तो आपको मालूम नहीं है? नहीं, बिल्कुल मालूम है, मैं आपके मुंह से तो सुनना आप चाहता बताओ हूं। ना क्या हुआ है। नहीं, आप ही बताओ। हाँ, नहीं, जो है शिप्रा में नर्मदा मैया का पानी पहुंच गया है, और सारे जो रिवर फ्रंट ये तो उल्टी शिप्रा बाहर है। और आपसे पूछ रहे हैं। और आप बताओ। आप बताओ ना। नहीं, मैं आपके मुंह से सुनना अरे चाहता हूं। मेरे मुझे तो पूछो, घर की भी तो याद रखो आपसे। क्या नहीं, बिल्कुल। क्या है, आपकी जानकारी के लिए जो कठिनाई भी आपको मालूम है, उज्जैन की छिपरा जी की 2 परेशानी थी। एक तो ये कि छिपरा जी के ऊपर से जहाँ से बहाव आता है वहाँ कोई हिमखंड नहीं है, कोई ग्लेशियर नहीं कि बर्फ़ का पानी पूरे साल मिलता रहेगा। वो मूलतः बरसाती नदी है जो बरसात के समय बहाव से आती है। जब बरसात का समय चला जाएगा तो पानी का बहाव ख़त्म होता है। हमने इसमें बदलाव कर दिया है। पिछली बार आपको ध्यान होगा कि नर्मदा जी का पानी छोड़ के पूरे साल करा था। इस बार हमने और बदलाव किया, क्योंकि साधु संतों का कहना है कि अगर हम स्नान करने छिपरा जी में आते हैं तो नर्मदा जी से स्नान करा तो नर्मदा जी में चले जाएंगे, यहाँ क्यों आएंगे। तो हमने ये एक बड़ा डैम बना रहे हैं, बरसात के पानी को स्टोर करेंगे सिलारखेड़ी में, और पूरे साल उसका फ्लो में पानी छिपरा जी का देंगे। तो जो हिमखंड के बजाय बड़ा तालाब एक इतना डैम बना करके उसके पानी से हमारा काम चलेगा। एक दूसरा, छिपरा जी के अंदर जो पानी गंदा मिलता था खान नदी इंदौर का, उसको पूरा नदी से नदी जोड़ो नीचे के नाते से, तो हमने उसके उज्जैन के आने वाली उस कान नदी को गंभीर से जोड़ दिया। उसका छिपरा से नाता काट देंगे ताकि गंदा पानी नहीं हो, जो पानी आए वो शुद्ध हो जाए और पूरे साल शुद्ध पानी मिले। मुझे लगता है कि ये पर्याप्त होगा। जी, लेकिन उज्जैन जैसा कि अभी बोला कपिल ने कि कॉम्पैक्ट है और प्रयागराज के मुकाबले बहुत ज़्यादा विस्तृत क्षेत्र नहीं है। हमने प्रयागराज में देखा कि बहुत अच्छे से कुंभ का आयोजन हुआ, लेकिन प्रचार इतना ज़्यादा हो गया कि लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा पहुंचने से व्यवस्थाएं चरमरा गईं। ऐसी स्थिति ना आए, ऐसी स्थिति उज्जैन में ना हो, क्योंकि उज्जैन में तो और भी ज़्यादा सीमित हैं रास्ते और पहुंचने के मार्ग, और विस्तार भी नहीं है उतना, जिससे प्रयागराज में गंगा का बहुत बड़ा पाठ है। उस स्थिति से निपटने के लिए क्या तैयारी है? देखिए, ये जो आपने बात कही है केवल उज्जैन नहीं, ऐसे हर नगर की हम प्लानिंग कर रहे हैं। और ये मेट्रोपॉलिटन जो सिटी हम बना रहे हैं ये उसके उत्तर भी है। हर बड़े महानगर के आने जाने के मार्ग चौड़े हों, विकास के सारे पैमाने जो ज़रूरी है वो सब खड़े किए जाएं, और आने वाले 50 साल तक वहाँ किसी प्रकार के कष्ट नहीं आए। ये उसी सिलसिले में वो सारी बातें कर रहे हैं। तो केवल आने जाने के मार्ग सड़क मार्ग नहीं, रेल मार्ग भी है, मेट्रो मार्ग भी है और हवाई मार्ग भी, सब पे काम कर रहा है, बराबरी से काम। जी, लेकिन आप जो टूरिज्म हब बनाने की बात कर रहे हैं आजकल, हमने देखा कि पिछले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में और बाकी जगहों पे, अगर दक्षिण भारत के टूरिस्ट स्पॉट की बात कर लें जो कि रिलीजियस टूरिस्ट स्पॉट हैं, वहाँ पर फुटफॉल ज़्यादा हुआ बजाय मध्य प्रदेश की। आंकड़ा बताओ। आंकड़ा तो अब एकदम ऑन हैंड तो नहीं प्रश्न बता पूछ रहे हो। पाऊंगा, लेकिन इसीलिए जैसा आपने बताया कि 60 करोड़ लोग आए हैं। एक मिनट, मैंने इसीलिए तो पूछा विनम्रता के साथ। क्या होता है कि ये एक हमारा जो स्ट्रेटेजी अगर पकड़ना है तो आंकड़े से रिलीजियस टूरिज्म में सबसे नंबर 1 में हमें, होम स्टे में नंबर 1 हमें, टूरिज्म में आज की स्थिति में मध्य प्रदेश टूरिज्म कॉर्पोरेशन नंबर 1 हमें। हमारी सर्वाधिक आकर्षक पॉलिसियाँ जिसके आधार पर व्यापार बढ़ रहा है, यानी हमारा पुरातत्व की दृष्टि से फोर्ट वगैरह पे जो पहले राजस्थान का बड़ा लाभ था। हेलो। तो हम आज की स्थिति में उसमें भी काफ़ी हम अच्छी स्थिति में हैं, लेकिन अब हम कुछ प्रयोग भी नए उसमें और कर रहे हैं।
जैसे हमारे प्राकृतिक संसाधन जो जो उपलब्ध है उसका बेहतर से बेहतर और उपयोग क्यों करें। तो इसमें टूरिज्म सेक्टर में तो हम बहुत तेजी से आगे जा रहे हैं और इसी आधार पर आप अंदाज लगा लो, केवल हमारी इसकी कल्पना देखना कि हमारे एकमात्र राज्य है मध्य प्रदेश जो हमारी एविएशन की पॉलिसी को टूरिज्म के माध्यम से चला रहा है। मतलब अभी आपने सुना है कि उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर से केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री कराते हैं बद्रीनाथ वगैरह पे, और बाबा अमरनाथ पे कराते हैं। हमने टेंडर खोल दिया, हम अपने प्रदेश में कराने वाले हैं। हमारे सभी टूरिज्म स्पॉट पे जाने के लिए हेलीकॉप्टर से पहुंचा रहे हैं। उसके पहले हमने प्लेन से अपने यहाँ आज की स्थिति में सिंगरौली, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, ये सतना, हमारे यहाँ डेली फ्लाइट हमने निकाली। और केवल राज्य की नहीं, ये तो राज्य के अंदर की एविएशन पे हमारे प्लेन चल ही रहे, बल्कि इंटरनेशनल भी। मैं जब अभी विदेश में गया तो हमने कहा पर फ्लाइट जो यहाँ हमारे राज्य से जुड़ेगी 15 लाख रुपया प्रति फ्लाइट हम अपनी तरफ से, सरकार की तरफ से लाभ देंगे उसको, क्योंकि जैसे ही वो टूरिज्म के लिए लाएगा तो बाकी के हमारे लिए वही तो वरदान रहने वाला है। बिल्कुल, आपने जैसे सब सेक्टर को सब तरह से प्रमोट कर रहे हैं। नहीं, ये रिलीजियस टूरिज्म की आपने बात की, ऑल टूरिज्म, रिलीजियस नहीं, बल्कि हमने तो ये कहा कि मेडिकल टूरिज्म, एजुकेशन टूरिज्म, सब सेक्टर में बल्कि आप तो एक नया टूरिज्म लेकर आए, स्पिरिचुअल टूरिज्म, वो कॉन्क्लेव भी आपने किया था। मतलब केवल अब रिलीजियस टूरिज्म तो टूरिज्म है ही है, लेकिन आजकल तो मेडिकल टूरिज्म के लिए मेडिकल सिटी बनाना, मेडिसिटी बनाना, इसके आप अंदाज लगा लो कि हमारे यहाँ हार्ट ट्रांसप्लांट करने का आज अमेरिका में 2 साल 4 साल में नंबर आ रहा है। हमारे यहाँ मेडिकल किसी कॉलेज में कोई डॉक्टर के पास आ जाओ, लो कल आपका ऑपरेशन कर देगा, आ जाओ तो आज ही ऑपरेशन कर देगा। लेकिन वो वहाँ जो परेशान है, हम सबको बुला रहे हैं, आप हमारे पास हमारी सेवा ले लो, हमको क्या परेशानी, किडनी करना हो, हार्ट ट्रांसप्लांट कराना हो, किसी और आर्गन को चेंज कराना हो, तो ये सारे मेडिकल कॉलेज की जो श्रृंखला खड़ी कर रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा लाभ तो यही मिलने वाला है कि हमारे यहाँ न केवल डॉक्टर मिलेंगे बल्कि सुयोग्य मेडिकल सेवाएं भी मिलेगी। और मेडिकल सेवाओं के साथ साथ जैसे कोई धार्मिक स्थान जैसे उज्जैन है तो बाबा महाकाल तक घूमने आओ, घूम के आ जाओ, अपना समय पास करो। ऐसे कई अच्छे का, भोपाल अपने आप में प्राकृतिक खूबसूरती का शहर है, ऐसे कई प्रयोग भी साथ में जोड़ते जा रहे हैं। ये आप कहते हैं कि विकास भी विरासत भी। आज हमने सुबह देखा आपने एक वैदिक घड़ी का ऐप और उसका आपने इनॉग्रेशन किया है, तो ये कैसे विकास से जुड़ेगी? इसमें तो मुझे लग रहा है कि ज्योतिषी आपसे नाराज हो जाएंगे, उनके केंद्र पे ताला लग जाएगा, पंचांग भी वहीं पर है, मुहूर्त भी वहीं पर है। अरे आप कैसी बात करते हैं, मेडिकल स्टोर खुलने से कोई डॉक्टर की दुकान बंद होती है क्या? और चमकेगी दुकान। ये तो और रुचि बढ़ाती है। जब मेडिकल स्टोर दिख जाता है तो डॉक्टर के लोग जरूर जाते हैं कि चलो दवाई भी यही मिल जाएगी, दवाइयों की खपत भी बढ़ जाएगी। भाई क्या होगा कि चयन करना सरल हो जाएगा, बाकी चीज़ें हो जाएगी। ये हमारे लिए इसी प्रकार से हमारी प्राचीन जो गणना है, मैं आपसे वैसे ही पूछता हूँ, पूछ लो इसमें थोड़ा सा। बिल्कुल। हमारी ये जो तिथि की गणनाएं होती है, या ये जो आपका दिन होता है जिसमें आज हमने वैदिक घड़ी के बारे में थोड़ी आपने जानकारी ली क्या? जी हाँ बिल्कुल। तो इसमें कितने घंटे का दिन है? 30 घंटे का दिन है शायद। कायम है? दिन में 30 घंटे हैं। कायम है। मतलब जो 24 घंटे का दिन है वो 30 घंटे का है। तो उसमें मुहूर्त भी है। मुहूर्त कितने हैं? इतना गहराई में नहीं गए। नहीं, अच्छा बताया आपने, मैं आपको प्रोत्साहित ही कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा उसको पढ़ना आनंद आएगा। अब हमारे यहाँ आप बताओ, ये जो 24 घंटे का दिन है, ये कैसे क्यों बनना चाहिए 24 घंटे का दिन? ना दिन में न रात में, 6 घंटे रात के न 12 घंटे दिन के, तो दिन 24 घंटे का होना कैसे हो गया? कोई लॉजिक है क्या इसका? अच्छा, 30 घंटे वाले में लॉजिक है। मतलब वैसे मैं पूछ रहा हूँ ना भाई, आज वर्किंग डे मिलेगा और फिर वर्किंग डे कल मिलेगा, या फिर 24 ही घंटे मिलेगा, ये 6 घंटे काहे के लिए कट गया? आपको ध्यान में आ गया ना? मतलब ये आधा है ना, ये
या तो आप पूरी रात पूरा दिन गिन लो। आप ये कह रहे हैं कि 15-15 घंटे का दिन रात ज़्यादा साइंटिफिक नहीं, है। ऐसा है, इसके बजाय पूरा दिन ले लो, पूरी रात ले लो, उससे अगले दिन की कल्पना करो ना। दिन तो आपको अगले ही दिन मिलेगा ना, रात भी पूरी, दिन भी पूरा, 12 जो आपने घंटे हैं, तो हमारे पास में इस सूर्योदय से उस सूर्योदय तक का पूरा समय गिनेंगे। और पूरा सूर्योदय गिनने का सवाल नहीं, सवाल ये कि ये हमारे यहाँ जब हम यहाँ गणना कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम अगर ऊपर चांद पे चले गए तो सूर्य 24 घंटे चमक रहा। कहीं किसी उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव के पास वाले देश में तो सूर्य 6-6 महीने नहीं आ रहा। तो सूर्योदय के साथ वाला कैलकुलेशन में तो हमारा जो कैलकुलेशन है पंचांग आधारित वैदिक गणित का, वो ही सही है। और उस समय सही को आज के दृष्टिकोण से अपनाने की जरूरत है। आपको मालूम है ये जो हमारा ग्रीनविच का टाइम कब अपनाया गया? जब अंग्रेज आए उसके बाद। उसके सन क्या है? 1884। उसके पहले ये कहाँ से गिनती करते थे? फ्रांस की राजधानी पेरिस से। उसके पहले अपने भारत से करते थे। भारत का लघु रूप उज्जैन मान लो, पर भारत से करते थे। तो ये जो अपनी समय की शुद्धता की गणना के बलबूते पर जब आज अपने उदाहरण के लिए 1 सेकंड का सबसे छोटा अंश इस गणना में क्या गिनाएगा? क्षण, पल, त्रुटि। मतलब 1 सेकंड का 27,500वां हिस्सा अपने गिनती में होता है। उसमें माइक्रो सेकंड से भी नीचे जाओगे आप। तो ये जो इस समय की गणना का जो महत्व है, या हमारी तिथियों के आधार पर बनने वाले पर्वों की बात करें, तिथि गणना के आधार पर, जैसे मैंने आज भाषण में भी बताया था, मैंने भी सुना, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ और मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ तो कोई विद्वान भी नहीं हूँ। मैं मुख्यमंत्री के नाते मुझे इतना बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक विषय होता है जिनको जो विद्वान है, लेकिन उनसे सुन के सीखते हैं। वो बताते हैं कि जैसे अमावस और पूर्णिमा के दिन, अब अमावस हमारी गणना में तो आता है कि उस दिन चंद्रमा नीचे आता है, और चंद्रमा जल का कारक है, तो जल उसकी तरफ आकर्षित होता है। इसलिए ज्वार भाटे अगर सबसे ज़्यादा होते हैं तो चंद्रमा जब ऊपर नीचे आता है, मतलब अमावस और पूर्णिमा के दिन होते हैं। और हमारी बॉडी में भी जो 70% से ज़्यादा जो जल है, इसी कारण से मानसिक हॉस्पिटल, मेंटल हॉस्पिटल में सर्वाधिक मरीज अमावस पूर्णिमा के दिन पहुंचते हैं। तो ये विज्ञान है, हमारे आपके हाथ में नहीं। तो वहाँ अतिरिक्त सावधानी भी रखना पड़ती है मेंटल हॉस्पिटल में, ताकि लोगों को सावधानी से रखा जाए। ये आपने तो हमारे लिए भी क्विज कॉन्टेस्ट कर दिया यहाँ पर। तो मैं कुछ राजनीतिक सवालों की तरफ जाऊं, उसके पहले मैं आपसे एक व्यक्तिगत सवाल जरूर पूछना चाहूँगा कि आपका जो सीएम हाउस है वो बहुत अच्छी लोकेशन पर है, बहुत खूबसूरत जगह है, तालाब के किनारे है, लेकिन आप अपने परिवार के लोगों को वहाँ नहीं रखते हैं। आप लड़ाने, आप जो है, आप लड़ाने पे क्यों तुल रहे हैं? नहीं, लड़ाने पे नहीं तुल रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि आप इतना अन्याय क्यों कर रहे हैं? देखिए, मैं कोई अन्याय नहीं कर रहा हूँ। ये हमारे लिए एक अच्छी, सभी के लिए कॉमन चीज़ है। मेरे परिवार में हम संख्या कितने हैं? एक मैं, मेरा 2 बेटे, एक मेडिकल कॉलेज भोपाल में पढ़ता है, एक उज्जैन रहता है, एक बेटी, उसका विवाह हो गया। तो उसको भी आप हॉस्टल में रखते हैं? मेरा निवेदन तो सुनो, रखता नहीं, वो तो रहता ही है। अगर आप बताइए, वो मेडिकल कॉलेज में उसको पढ़ना है, अगर वो सीएम हाउस में रहेगा तो आप मान लो वो पढ़ लेगा क्या? तो उसने तय किया कि मुझे मेडिकल की पढ़ाई वाकई करना है, तो हॉस्टल में पढ़ना चाहिए, तो वो पढ़ता है। वो भी सुखी, मैं भी सुखी। एक बच्चा उज्जैन में है, और वो अपना, चूंकि मैं अपना थोड़ा व्यवसाय, खेती, सब काम करता था, अब मैं सब छोड़ के यहाँ आ गया हूँ। तो वो अगर हमारे अपने आजीविका के साफ सुथरे प्रबंधन नहीं रहेंगे, तो ये हमारे लिए भी जरूरी कि इन सारी बातों को साफ सुथरा रखना। वो अकेला उज्जैन रहता है। अब उसका विवाह गए साल हुआ है, अब नई बहू आई तो हमारी श्रीमती कहती कि ये दोनों अकेले, अभी इनको जिंदगी के सारे सफ़र में सीखना बाकी है। तो हमने दोनों ने अंडरस्टैंडिंग है, आप करो आपकी राजनीति, मैं कम से कम घर चलाना तो सिखा दूँ बच्चों को। तो वो वहाँ चिंता कर रही। तो हमारे लिए ये एक तरह से पारिवारिक घर के अंदर के काम का बंटवारा हमारी अंडरस्टैंडिंग है,
ताकि हम इस तरह से इसको। लेकिन आपकी बात से लगा कि प्रदेश का गृह मंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री घर के गृह मंत्री से डरते हैं। आपने कहा कि लड़ा क्यों रहे हो? ये क्या हो रहा है कि आप बंगले का आकर्षण बता रहे थे ना तो बंगले के आकर्षण मतलब आप दाने डाल रहे हो। लेकिन मैं आपके पहले बता दूं कि मैं उसके पहले 4 साल शिक्षा मंत्री था, तब भी श्रीमती नहीं आई थी। उसके पहले मैं विधायक रहा, टूरिज्म कॉर्पोरेशन का चेयरमैन रहा, या मैं 2003-04 से 2010 तक उज्जैन विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष उज्जैन में भी था। तब भी हमको सरकारी बंगला मिला था। तब भी घर वालों ने कहा हमारा घर ही अच्छा है, हमको सरकारी बंगला नहीं चाहिए। उस समय विक्रमादित्य रिसर्च इंस्टीट्यूट खोला था हमने, वो आपको जानकारी है। डॉक्टर राजपुरोहित जी जो पद्मश्री हो गए, उनको हमने वो संस्थान दे करके वहाँ रिसर्च करवाते थे। क्योंकि ये बात सही है कि सरकारी बंगले हमारे को एक अपना थोड़ा सा रुतबा बढ़ाने का मौका देते हैं, लेकिन उसको रुतबे के बजाय उसका बेहतर से बेहतर उपयोग कैसे करें, उससे ज़्यादा आत्मा लगाना ठीक नहीं, इतना ही समझना चाहिए। चलिए, अब मैं तालाब से ही, चूंकि तालाब की बात निकली है, तो एक बात तो है कि तालाब की बड़ी बड़ी मछलियों को आपने बाहर निकाल करके उनका दाना पानी बंद कर दिया। आप समझ रहे हैं क्या कर रहे हैं? तो क्या ये डॉक्टर मोहन यादव का ऑपरेशन क्लीन है? देखो साहब, मछली हो या मगर गलत करेंगे तो सब ठिकाने तो लगेंगे, ये पक्का। हमारा तो इतना ही कहना है कि सबके लिए कानून बराबर है, कानून का पालन करना चाहिए, कानून का राज है। और यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार का सुशासन की और बाकी चीज़ों की दक्षता की आवश्यकता है, हमारी सरकार ने डे फर्स्ट से वो सारी चीज़ें लागू की है जो राज्य के बेहतरी के लिए, जनता के नागरिकों की ज़रूरी अधिकार के लिए जो असामाजिक तत्व है उनके ठिकाने निस्तनाबूद करेंगे और उनको उनकी मुकाम जेल तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार करती है। लेकिन ऐसा क्यों है कि हमने देखा है कि विपक्ष के सारे नेता, बल्कि पूरी जो कांग्रेस है, वो सारी बीजेपी को छोड़ करके डॉक्टर मोहन यादव के पीछे लगी हुई है। हर बात पर आपको टारगेट किया जा रहा है। अब 20 साल से बाहर है तो वो सोचते हैं कि कब तक ये उनके ठिकाने लगाओ। कांग्रेस तो 20 साल से लगातार बाहर है, बड़ी मुश्किल से 1-1.5 साल सरकार बनी है। तो मेरे पहले शिवराज जी को लगाते थे टारगेट पे, अब हमको लगाते हैं। तो वो उनका काम वो करते हैं, हमारा काम हम करते हैं। और उनके नेता के कारण से ही सरकार तो छोड़ो, उनकी पार्टी और रसातल में जा रही, तो वो उनकी किस्मत जाने, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। अपना अपना काम दोनों कर रहे हैं। हाँ, आप कुछ सवाल पूछें, उसके पहले मैं एक सवाल और पूछ रहा हूँ कि आपने कुछ बड़े बड़े और कुछ पहले जो नहीं लिए गए वो फैसले लिए हैं। आपने लिया जिलों का पुनर्गठन होगा, मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी बनेगी। ये साहसिक फैसले, या कहूँ मैं कि दुस्साहसिक फैसले हैं, क्योंकि इसमें प्रेशर और अपनी ही पार्टी के प्रेशर, अपनी ही नेताओं के प्रेशर, सबके अपने अपने क्षेत्रीय इंटरेस्ट होते हैं। तो ये कैसे कर पा रहे हैं? मतलब आप ये इतना फ्री स्टाइल में कैसे खेल लेते हैं? इस कॉन्फिडेंस का राज क्या है? इसका तो उत्तर आप ही के पास है। देखिए, अगर हम मेरे पास है, मैं दूंगा, आप बताइए। इसको ऐसे भी रिफ्रेम किया जा सकता है कि ऐसा कौन सा पहलवानी का दांव है जो चल देते हैं। दोनों बातें हैं। मैं तो इतना ही जानता हूं कि जिस जगह आप बैठे हैं उस जगह के लिए न्याय करने के लिए ऐसे फैसले की आवश्यकता है जो राज्य के लिए दूरगामी दूसरे फायदे के हों। उसको तात्कालिक लाभ की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए और लोक लुभावन के बजाय जो फैसले दूरगामी लेते हैं। हमारे बीच आदर्श है माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिनके एक एक फैसले से पूरे देश ने, जीएसटी का विरोध हुआ, जीएसटी का कितना लाभ मिल रहा देश को सबको मालूम है। फाइनेंशियल रूप से हम कहाँ से कहाँ चले गए। उन्होंने लॉकडाउन करा, हमारी मेडिकल हेल्थ के मामले में कितने कमज़ोर थे, पूरे देश की जान बचाने का काम उनके माध्यम से हुआ। इसी तरह से अगर हमारे यहाँ ज़िले बन रहे हैं तो ज़िले के अंदर आप मेरे को बताओ कि एक तरफ 5-5 लाख की आबादी के आगर, निवाड़ी, मंदसौर, नीमच ये ज़िले हैं, और एक तरफ 40 लाख का इंदौर है, 30 लाख का भोपाल ज़िला है, 25 लाख का जबलपुर है। तो ये विसंगति है ना। ये हमारे यहाँ एक कलेक्टर 40 लाख का वो भी टेबल पे बैठा है, एक 5 लाख का वो भी बैठा है। तो हमको कहीं ना कहीं तो युक्तियुक्तकरण करना पड़ेगा, कोई तो पैमाना लाना चाहिए। इसीलिए युक्तियुक्तकरण का लागू करा। इसी प्रकार से बाकी चीज़ों में भी हम देख रहे हैं कि कोई कॉमन सबके पास इस तरह की व्यवस्थाओं का बंटवारा हो ताकि हमारे राज्य की प्रगति और तेजी से चल सके। नहीं, तो मैं वही बोल रहा हूँ, ये कॉन्फिडेंस आता क्यों? कि हमने देखा है कि दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच भी
पीएम मोदी आपकी कई बार तारीफ कर चुके हैं, क्या ये राज है? अब ये तो भगवान जाने, मैं उनके बारे में क्या कहूँगा, लेकिन ये मुझे अच्छी बात लगती है कि वो मेरे ऐसे अच्छे फैसले पे जरूर पीठ थपथपाते हैं, मैं उनका आशीर्वाद पाता हूँ। जी, अब कुछ राजनीतिक सवाल कर लेते हैं डॉक्टर साहब। बिहार में इस समय 3 लड़के घूम रहे हैं, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव। ये 2022 के 2 लड़कों के मुकाबले 3 लड़के हो गए हैं। मेरा सवाल ये है कि वहाँ पर जो बात कही जा रही है कि बीजेपी वोट चोर हो गई है, क्या वोट चुराने का तरीका आप लोगों से सीख नहीं पाई कांग्रेस, या आप लोगों का तरीका जो है बहुत शार्प है? ये क शब्द के बजाय त लगा तो चलेगा क्या? ये लड़के नहीं, ये लड़ते रहेंगे, भाजपा जीतती रहेगी, इनका कौन फर्क पड़ रहा है? ये कब नहीं लड़ रहे थे? ये पिछले 2019 में लड़ रहे थे मोदी जी के सामने, इनके पिताजी लड़ रहे थे 2014 में, पिताजी चले गए, बेटे आ गए, बेटे के भी और बेटे आ जाएंगे, ये लड़ते रहेंगे, बीजेपी बढ़ती रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन वोट चोरी का आरोप चिपक जाएगा। नहीं, ये जो वोट चोरी, अब मैंने आपसे कहा कि जैसे अब इनकी जाही विधि राखे राम ताही विधि रही है, इनके जो भाव है ऐसे चल नहीं सकते। चोरी शब्द का अर्थ इनके अपने आप की जमानत के अंदर छिपा हुआ है, जिसपे ये सब जमानत पे हैं। राहुल गांधी पे क्या आरोप है? काय की जमानत पे है वो? नेशनल हेराल्ड का मामला क्या है? पैसे चोरी का तो है। बता दे किसी हमारे नेता पे ऐसा कोई आरोप हो। ये घटना आपको याद होगी ना, माँ पे है, बेटे पे है, बेटी पे है, तो ये वो दामाद पे है। अब इससे ज्यादा मैं क्या बोल सकता हूँ? लेकिन बिहार चुनाव में आपकी क्या भूमिका रहने वाली है? बिहार चुनाव में हमारी भूमिका तो हमारे दल के साथ रहने की है। वो तो महाभारत का युद्ध है, जो जिधर का उधर जाएगा, उधर का उधर जाएगा। हमको क्या करना? मतलब ये माना जाता है कि यूपी के यादव अखिलेश के हैं, हम तो किसी को नहीं देखते हैं। बिहार के तेजस्वी यादव, लालू यादव हमने हैं, तो हमारी पार्टी, बीजेपी के कैसे होंगे यादव? हमने हमारी पार्टी को देखा, कमल के फूल को देखा, और मुझे मालूम कीचड़ में कमल खिलता, पक्की बात है, इसमें कोई रोक नहीं सकता। हमारी पार्टी का चुनाव चुनी सी बात। लेकिन आपको तो मुख्यमंत्री बनाया भी गया, तो एक मंशा होती है पार्टी के उसके पीछे कि कम से कम एक बिरादरी का वोट उनकी पार्टी से जुड़ जाए। तो जो बात कपिल पूछ रहे हैं कि भाई यूपी का यादव जो है वो अखिलेश और मुलायम का हो गया, जो बिहार का यादव है वो लालू यादव और तेजस्वी का हो गया, ये मध्य प्रदेश का और देश का यादव कब मोहन यादव का होगा? आपने ध्यान से देखा ही नहीं। जो आप कह रहे हो बोल उल्टा रहे हो, वो प्रश्न सीधा पूछ रहा था, आपने पकड़ा नहीं बात का। अच्छा, सच में यादव देखना तो एक ही घर का क्यों देखो, ये मोदी जी ने देखा। यादव देखना तो किसी भी घर का हो सकता है, ये मेरा उदाहरण है। उनको तो अपने घर के अलावा कोई दिखता नहीं, ये दुनिया देख रही, वहाँ के समाज वाले भी देख रहे हैं। हमारे मोदी जी ने जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की बात कही, ये उसका उदाहरण है कि कोई भी समाज का व्यक्ति जिसको आगे बढ़ाना, वो किसी भी घर से क्यों नहीं हो सकता है। वो एक ही कुल का क्यों होना चाहिए, एक ही कुटुंब का क्यों होना चाहिए? बाकी की बात पूरे समाज की करोगे, लेकिन अपने घर के अलावा किसी को मुख्यमंत्री नहीं बनाओगे, तो ऐसा क्यों होना चाहिए? आपको बना के परिवारवाद पे हथौड़ा चलाया मोदी जी ने। मैंने नहीं बोला, तो अपने आप दिख रहा ना सामने। मेरे घर में कोई मंत्री नहीं, कोई सांसद नहीं, कोई विधायक नहीं, मुख्यमंत्री का तो सवाल ही नहीं। ये मैं नहीं, हमारी पार्टी के प्रत्येक पद पे आप देख लो, ये माननीय मोदी जी का काम करने का और हमारी भाजपा के काम करने का तरीका है। और उनके घर में देखो, इसलिए वो पार्टी नहीं है, परिवार है। अब राहुल गांधी जी का परिवार देख लो, मुलायम सिंह जी का, आप जिनका बोल रहे हो सबका देखो, मैं क्या कह सकता हूँ। बिल्कुल। तो डॉक्टर मोहन यादव जी, आप हमारे मंच पर आए और बहुत सारे सवालों का आपने बहुत बेबाकी से जवाब दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।